नमस्ते दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुनील, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरो रिहैब एक्सपर्ट। आशा करता हूँ कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे, खुशमंद होंगे, सेहतमंद होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं पैरालिसिस के मरीज के बारे में, कैसे उनमें क्या और अच्छा कर सकते हैं, क्या उनमें ध्यान रखना होता है, कौन सी बातें ध्यान रखेंगे तो हमारे मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जल्दी रिकवरी होगी और जल्दी अपने कम बैक टू वर्क में जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने हमारे लाइफ में कई पैरालिसिस केसेस देखे हैं जिनकी समस्याएं बहुत सारी होती है और वो समझ नहीं पाते कि हम इस कंडीशंस को कैसे ध्यान रखें और कैसे उनको आगे अच्छे से एक रिहाफ करके उनकी कमबैक करें। हमने हमारे लाइफ में मोर देन 100 केसेस पैरालिसिस के ट्रीट कर चुके हैं और कई लोगों को जो समस्याएं बीच बीच में जो देखने मिलती है, उन्हीं समस्याओं को हम आज एक डिटेल्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने बीच में जिनको भी अपने परिवार में, फैमिली सर्कल्स में या अपने कॉलोनीज़ में किसी को अगर पैरालिसिस से ग्रस्त है और उनको अगर प्रॉब्लम्स है, तो वो लोग ये वीडियोस देख के इन चीज़ों को समझ सकते हैं और अपने बीच होने वाली परेशानी को रोक सकते हैं और अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम आप बात करने जा रहे हैं पैरालिसिस में किन किन चीज़ों का महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जी हाँ, अगर मान लो हमारे बीच किसी को पैरालिसिस हुआ है, लकवा हो चुका है ब्रेन स्ट्रोक के बाद और वो डिस्चार्ज करके घर पे आ रहे हैं, तो घर पे क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ होती है पोजिशनिंग। जो जिनको पैरालिसिस हुआ है, जब तक हॉस्पिटल में थे, जब तक तो केयर टेकर्स, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, न्यूरो रिहाब टीम ने अपना ध्यान रखा और अच्छे से उनको छुट्टी करा के घर पे भेजा। पर प्रॉब्लम आती है कि घर पे कैसे रख रखाव करें। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि पोजीशंस, क्योंकि एकदम से चलने योग्य तो नहीं बनते हैं, तो कुछ हफ्तों तक उनको लेटे रहना होता है। तो लेटने में क्या पोजीशंस रखनी होती है, तो हम देखते हैं। तो पहला पोजीशंस होता है कि जब उनको लेटाते हैं तो पूरे फ्लैट नहीं लेटाना है, थोड़ा 15 to 30 डिग्री उनको सिर की तरफ से ऊंचा करके रखें, जिनसे कफ रिफ्लैक्सेस या जो खाना वगैरह खिलाते हैं वो गले के माध्यम से सांस के नली में ना जाए और रेस्पिरेशन प्रॉपर हो, सैचुरेशन मेंटेन करे, ऑक्सीजन अच्छे से ले पाए। तो उनके लिए जरूरी होता है 15 to 30 डिग्री ऊंचा रखे, एकदम फ्लैट नहीं लेटाना है, राइट। सेकंड पोजीशंस होती है जब हम उनको लेटाते हैं तो एक ही पोजीशंस में नहीं लेटाना है, उनको जो है करवट दिलाते रहना है, एवरी 3 to 4 आवर्स करवट दिलाते रहना है। मान लो कि पैरालिसिस पेशेंट्स लेफ्ट साइड से अफेक्टेड है, राइट साइड नॉर्मल है, तो हम अगर राइट साइड उनको अगर पोजीशंस दिला रहे हैं तो लेफ्ट साइड जब पोजीशंस रखवाते हैं तो हाथ के बीच में भी पिलो रखना होता है, पैर के बीच में भी पिलो रखना होता है और हाथ को एंगल के फॉर्म में रखना होता है, जो हम फोटोज में देख रहे हैं। और अगर लेफ्ट साइड में करवट दिलाते हैं तो लेफ्ट साइड का जो अफेक्टेड आर्म्स हैं उनको पहले पोजिशनिंग दिलवाएंगे, उसके ऊपर फिर राइट साइड को दिलाने के पहले तकिया रखेंगे और तकिया के रूप में रख के हम पोजिशनिंग दिलाएंगे। तो पोजिशनिंग जरूरी है, बिकॉज एक पोजिशन में रखेंगे तो कमर में या एड़ियों में या गर्दन के पीछे जो प्रोमिनेंट एरिया होते हैं वहाँ पर बेड सोर्स मतलब छाले बनकर, घाव बनकर, इन्फ्लामेशन बनकर एक ब्लीडिंग हो सकती है, इतने डीप घाव भी बन सकते हैं। तो हमें पोजिशनिंग चेंज करते रहना जरूरी है। और इसके अलावा लंबे समय तक अगर लेटे, मान लो कि पैरालिसिस हुआ है और हमें लगता है कि 4 से 6 हफ्ते तक या 8 हफ्ते तक या 10 हफ्ते तक लेटे रहेंगे, मतलब उनकी रिकवरी थोड़ी स्लो हो रही है, तो उनमें हमें एयर बेड जरूरी है। एयर बेड यूज़ करने से ये होता है कि उनमें कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शंस होता है, तो एक सतह पे स्किन जो है घिसती नहीं रहती है। रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशंस की वजह से अपना बैलेंस बनाते रहती है, जिसकी वजह से बेड सोर्स होने के चांसेस और बहुत कम हो जाते हैं। तो सबसे पहला जरूरी होता है कि हमें पोजिशनिंग, तो हमने देखा अभी तक पोजिशनिंग। सेकंड जरूरी होता है कि जो इनको डिस्चार्ज में मेडिसिन एडवाइस की है, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक जो है 2 तरीके का होता है, या तो क्लॉटिंग की वजह से हुई हो या ब्लीडिंग की वजह से। दोनों केसेस में मेडिसिन जरूरी होती है, जो कुछ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिसिन होती है, कुछ सर्कुलेटरी रिलेटेड मेडिसिन होती है, कुछ ब्रेन एक्टिवेशन रिलेटेड होती है, कुछ सप्लीमेंट्स रिलेटेड होती है, या यूँ कहना चाहिए कि लोगों को ब्रेन स्ट्रोक में अगर सीजर्स आ गए हो, झटके आ गए, मिर्गी के दौरे आए हो, तो उनके सीजर्स को रोकने की दवाई होती है। तो ऐसी कुछ दवाइयाँ होती हैं,
कुछ सपोर्टिव मेडिसिन, जैसे अगर डायबिटिक हाइपरटेंसिव है तो वो मेडिसिन, तो सभी मेडिसिन को जो डॉक्टर्स जैसा एडवाइस किए हुए वो मेडिकेशन टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मेडिसिन अगर नहीं लेते हैं, इग्नोर करते हैं, तो हमारी रिकवरी और डिले हो सकती है। हमारे जो बेसिक डिसीज़ है, ब्लड प्रेशर, शुगर या जो भी कोमार्बिडिटी डिसीज साथ में हो, लाइक लीवर, किडनी, हार्ट, वो अगर अनकंट्रोल कंडीशंस में होती है तो हमारी रिकवरी तो स्लो होगी होगी, साथ में दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। तो हमारी जो मेडिकेशंस है उसको टाइमली फॉलो करना जरूरी है। इसके अलावा तीसरा रोल्स होता है एक्सरसाइज। अगर आपको पैरालिसिस हो चुका है, घर पे आ चुके हैं, और तो जो आपको एक्सरसाइज सिखाई जा रही है वो एक्सरसाइज को आप टाइम टू टाइम करना जरूरी है। इसमें आप जो है लेजीनेस नहीं डेवलप करना है कि नहीं, हाँ मॉर्निंग में फिजियोथेरेपिस्ट आ गए, एक्सरसाइज करवा दी, उसके बाद हमें एक्सरसाइज नहीं करना, आराम करना है, थकान हो रही है या आलस महसूस हो रहा है, तो हमें कुछ हफ्तों के लिए आलस को हटा देना है। ठान लेना है कि हमें ठीक होना है, खड़े होना है, चलना है, अपने प्रोफेशंस में वापस आना है, अपनी लाइफस्टाइल में वापस आना है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक्सरसाइज। तो आपको जैसा आपके फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरो रिहाब एक्सपर्ट्स या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जिनको भी आपने हायर किया हुआ है और उनसे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो वो जैसा आपको होमवर्क देकर जाते हैं कि आज आपको 5 बार पैर चलाना है या 5 बार हाथ को चलाना है या 5 बार पोजीशंस लेने की कोशिश करना है या कमर उठाने की कोशिश करना है या बैठने की कोशिश करना है, जैसा जैसा होमवर्क देते जाते हैं उसको फॉलो करते रहिए। फॉलो करने से आपकी रिकवरी थोड़ी फास्ट होगी। हो सकता है इनिशियली आपको रिकवरी नहीं समझ में आएगी, बिकॉज पूरा शरीर शिथिल होकर अपन लेटे हुए हैं, तो अगर अब फिंगर्स का थोड़ा मूवमेंट आ रहा है या आपकी कमर का थोड़ा मूवमेंट आ रहा है तो अपने को नहीं समझ में आता है। इस कंडीशंस में कई बार अपने को अंदर से लगता है, डिप्रेशन फील होता है, या ऐसा लगता है कि अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब चीज़ हो रही है, फिर भी हम नहीं चल पा रहे हैं, नहीं खड़े हो पा रहे हैं। तो ये टारगेट बहुत लंबा होता है हमारा। तो ये शुरुआती इनिशिएट थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करते करते, रिकवरी करते करते ही हम उस टारगेट तक पहुंचते हैं। तो शुरुआती स्टेज में हो सकता है हमारी स्लो रिकवरी रही हो, या शुरुआत में हमें नहीं समझ में आ रहा है कि रिकवरी हो भी रही कि नहीं हो रही, पर हमें वरीड नहीं करना है, चिंता नहीं करना है, डिप्रेस नहीं होना है। हमें डिप्रेस होने से हमें ये चीज़ें हासिल नहीं होगी, इसलिए हमें एक्सरसाइज जैसा बताते हैं उसको जरूर फॉलो करें, हर 2-2 घंटे में करने की कोशिश करें। नहीं बन पा रहा है तो जब दूसरे दिन आपके फिजियोथेरेपिस्ट आएंगे उनसे समझें कि क्यों नहीं हो पा रहा है और कौन सी हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आप एफर्ट कर पाए, या राइट साइड का जो नॉन अफेक्टेड एरिया है उससे कैसे सपोर्ट लेके आप करें। तो ये सब चीज़ें सीखते सीखते आप कर करके उस चीज़ को रिकवर करके एक स्टेज को पार करके अपने टारगेट पे वापस आ सकते हैं। इसके अलावा डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी हमें पैरालिसिस होता है, लकवा होता है, तो हमारे बॉडी में प्रोटीन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, विटामिन की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, न्यूट्रिशंस की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। और हम करते क्या है कि जैसे स्टार्टिंग में डॉक्टर्स ने बताया कि आप निगल नहीं पा रहे हैं तो सेमी सॉलिड या लिक्विड डाइट पे कई दिनों तक रहते हैं, या कई दिनों तो डाइस ट्यूब लगी हुई रहती है, नहीं ले पाते हैं। तो हमें फोकस करना होगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। अगर मान लो कि नाक की नली दली हुई है तो उसमें हाई प्रोटीन सोर्स कैसे दे सकते हैं, कैसे बॉडी में हाई प्रोटीन जाए, इसके लिए आप अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करके डाइट चार्ट बना के हाई प्रोटीन डाइट लेने की कोशिश करें। अगर आप लिक्विड डाइट पे है तो लिक्विड फॉर्म में भी आप हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, जैसे मिल्क शेक्स हो गया या प्रोटीन पाउडर्स हो गए, बादाम का पाउडर्स हो गया या ऑलिव ऑयल हो गया। इस प्रकार की डिफरेंट डिफरेंट डाइट्स को आप अपने डाइट में मिक्स करके फॉलो कर सकते हैं। जो लोग सेमी सॉलिड पे आ चुके हैं तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, जैसे बादाम हो गया, अखरोट्स हो गया, या हाई प्रोटीन सोर्स में जो नॉन वेजिटेरियन है वो लोग एग्स ले सकते हैं, या जो वेजिटेरियन हैं तो वो लोग हाई प्रोटीन में जैसे सोया मिल्क हो गया, छेने का रसगुल्ला हो गया, पनीर हो गया। इस प्रकार के हाई प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस करना है, जिससे प्रोटीन की मात्रा बॉडी में बढ़ेगी तो इम्यून सिस्टम इंप्रूव होगा, वर्किंग सिस्टम इंप्रूव होगा और मसल्स मास इंप्रूव होगा। तो आप जल्दी से ज़्यादा मेहनत कर पाओगे और थकान महसूस नहीं होगी, एनकरेज मिलेगा। तो ये चीज़ डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा ज़्यादा ज़रूरी होता है जो घर पे केयर टेकर्स है या घर के अटेंडेंट्स लोग हैं या घर के रिलेटिव्स लोग हैं,
वो पेशेंट्स को मोटिवेट करे, एनकरेज करे। होता क्या है कि जिसे हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, हमें रिकवरी नहीं समझ में आ रही कि हम हाथ उठा पा रहे हैं प्रॉपर या बैठ पा रहे हैं, तो हमें डिप्रेशन फील होने लगता है, अंदर से लगने लगता है कि अब हमारा जो है इसी प्रकार का स्टेज बना रहेगा, हम नहीं हो पाएगा कि हम चल पाएंगे या दौड़ पाएंगे या हमारे लाइफस्टाइल में वापस आ पाएंगे। तो हमारे शरीर में एक प्रकार की निगेटिविटी आने लगती है। तो ये निगेटिव नहीं आने देना है। तो फैमिली मेंबर्स या अटेंडेंट्स या केयर टेकर्स जो भी है, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। पेशेंट्स को एनकरेज करते रहे, हमेशा बताते रहे कि आपने आज ये मोमेंट करा है, ये मोमेंट आपका नया हुआ है, या जो भी इम्प्रूवमेंट्स दिखता है वो दिखाने की कोशिश करना है, जिससे पेशेंट को मोटिवेट मिले। बिकॉज इस कंडीशंस में मोटिवेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मोटिवेशन थेरेपी भी एक प्रकार की थेरेपी है, जिससे पेशेंट्स एनकरेज होकर नहीं करने योग्य भी जो होता है वो करने लायक हो जाता है, या मोमेंट अच्छे होने लगते हैं, या रिकवरी थोड़ी फास्ट होने लगती है। तो ये जरूरी है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जरूरी होता है यूनिलेटरल निग्लिजेंसी जो है उसको अवॉइड करना है। क्या होता है, जैसे मान लो कि पेशेंट्स को लेफ्ट साइड में अफेक्ट हुआ है, हाथ और पैर नहीं चल पा रहा है, तो हम करते क्या है कि लेफ्ट साइड को हम उसी साइड रखते हैं, उसी साइड हम उनके साइड में दाया हाथ मूवमेंट कर पाए, इस प्रकार से गिलास रख देते हैं या टीवी का रिमोट रख देते हैं, या जो भी अटेंडेंट है हम लेफ्ट साइड ही बैठाने की कोशिश करते हैं कि उनको सहूलियत हो कि हम वो लेफ्ट साइड ही देखें। तो इससे क्या होता है कि एक साइड की नेग्लिजेंसी बढ़ने लगती है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अगर लेफ्ट साइड को इंप्रूव करना है तो राइट साइड भी आपको मूव करना पड़ेगा। कोई भी अगर अटेंडेंट आते हैं, अगर अपने लेफ्ट साइड अगर अफेक्शन है या लेफ्ट साइड आपका मूवमेंट नहीं है, तो आप राइट साइड बैठिए, जिससे लेफ्ट साइड का मूवमेंट हो, लेफ्ट साइड का एनकरेज पावर इंप्रूव हो, क्रॉस मैच जो ब्रेन का सिग्नल्स है वो इंप्रूव हो। अगर आप एक साइड ही मूवमेंट करते रहेंगे, एक साइड ही अगर करते रहेंगे, तो एक साइड का जो है नेग्लिजेंसी होते जाएंगी, तो ब्रेन में जो रिफ्लेक्सेस जाने चाहिए दोनों साइड वो नहीं जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जितने भी फैमिली मेंबर्स है, केयर टेकर से, वो ध्यान रखें कि अगर अपने लेफ्ट साइड में अगर आपको प्रॉब्लम है तो उनको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि राइट साइड उनके जो भी मिलने जुलने वाले आते हैं या बात करने वाले आते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो राइट साइड बैठे, राइट साइड बाकायदा बैठ के उनसे बात करने की कोशिश करें और उनको एनकरेज करें कि आप राइट साइड भी उतने तरीके से देखें, क्योंकि आप जितना लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करेंगे उतना आपके लिए ज्यादा जरूरी रहेगा। उससे आपकी रिकवरी थोड़ी फास्ट होगी और ये नेग्लिजेंसी से रिकवरी स्लो हो सकती है और ब्रेन के रिफ्लेक्सेस स्लो हो सकते हैं। तो ये जरूरी है कि हमें अवॉइड करना है यूनिलेटरल नेग्लिजेंसी, राइट। इसके अलावा जरूरी होता है जो आप फिजियोथेरेपी करवाते हैं या न्यूरो रिहाब करवाते हैं या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से थेरेपी करवाते हैं, होता क्या है कि हमें लगता है कि थोड़ा मोमेंट आ गया, थोड़ा बैठने लगे, चलने लगे, तो हम फिजियोथेरेपी रोक देते हैं। हम सोचते हैं कि हम कर लेंगे, पर होता क्या है कि कुछ दिन तक तो हम थोड़ा थोड़ा करते हैं, फिर आलस आ जाता है या कहना चाहिए कि काम में बिजी हो जाते हैं। तो हमारे जो है हम उतने अच्छे से फिजियोथेरेपी ने जो सिखाया हुआ एक्सरसाइज है या मूवमेंट्स है या जिस प्रकार से मसल स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग या चलने की ट्रेनिंग दी गई है वो नहीं कर पाते हैं। तो होता क्या है कि हमारी रिकवरी वहां पर रुक जाती है और धीरे धीरे हम डिटोरिएट होने लगते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पैरालिसिस 6 महीने बाद इंसान चलने तो लग गया, पर पैर जो है उनका सरकमडक्टरी चलने लगता है, पैर ऐसे चलाते हैं, पैर ऐसे नहीं चला पाते। क्यों? क्योंकि हमने उसके बाद फिजियोथेरेपी को रोक दिया है और हमें जितना समझ में आता है कर पाते हैं। कई बार होता है कि आलस हो जाता है, चलो कल कर लेंगे, कई बार होता है कि हम काम में बिजी हो गए, नहीं कर पाते। तो ऐसे नहीं करना है। जब तक आपकी रिकवरी आपको नहीं लगता है कि आप लगभग अपने मूवमेंट पे रिस्टोर हो गए हैं, जब तक आप अपने से फिजियोथेरेपी करवाते रहिए। न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल जिनसे भी करवाए उनसे कंसल्ट करवाते रहिए और अपनी रिकवरी को फुल्ली रिस्टोर करने तक आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपको न्यूरो फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी या जो भी फिजियोथेरेपी से आप मूवमेंट कर रहे हैं वो करवाते रहिए, उनसे कंसल्ट करते रहिए, जिससे आपकी रिकवरी टोटली जैसे नॉर्मल कंडीशंस में थी वैसे आ जाए। थैंक यू, नमस्ते।